Hey guys, welcome to all on my channel that is Shakuntala Guide Classes. How are you all? I hope guys आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. आज जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की MCQ. गाइज आपको जैसे कि पता है हमारी पेपर 2 कॉमर्स की उसके अंदर आपकी NTA UGC नेट में एक न्यू टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, न्यू यूनिट को इंक्लूड किया गया था लास्ट टाइम, जो कि क्या है आपकी लीगल एस्पेक्ट. तो उसके अंदर आपका एक एक्ट आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. उससे रिलेटेड आज हम सारे MCQs को डिस्कस करेंगे यहाँ पर इन डिटेल. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले गाइज अगर कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं. साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा. ये रहा गाइज आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन. जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो कब इनेक्ट किया गया? तो बताइए गाइज कब इनेक्ट किया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? 15 Feb 1930, 15 मार्च 1930 या 15 अप्रैल 1930 या फिर नन ऑफ द अबव. बताइए गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, सब आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड. इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15 मार्च 1930. 15 मार्च 1930 को जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसको क्या किया गया? इनेक्ट किया गया, इसको बनाया गया. ये जरूर याद रखना गाइज, इसकी इनेक्टमेंट डेट और इसके फोर्स में कब आया ये दोनों अलग अलग होती है. कई बार स्टूडेंट्स जो है इसमें मिस्टेक करते हैं, फोर्स वाले को ही इनेक्टमेंट समझ लेते हैं, बट नहीं. अगर इनेक्टमेंट की पूछा गया है तो आपका कब बना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? 15 मार्च, बोले तो 15 मार्च 1930 को. अब ये होता क्या है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे गाइज, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वॉज एनफोर्स्ड ऑन. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को कब एनफोर्स किया गया? बताइए इसको कब लाया गया? अभी मैंने बताया था ना, इनेक्ट किया गया और एनफोर्स में लाया गया, दोनों अलग अलग होते हैं. इनेक्टमेंट का मतलब है कब वो एक्ट बन गया, लेकिन एनफोर्स का मतलब है कब उसको लागू किया गया. तो उसको कब लागू किया गया बताइए? 1 डे ऑफ मई 1930, 1 डे ऑफ जून 1930, 1 डे ऑफ जुलाई 1930 या फिर नन ऑफ द अबव. बताइए गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से सब इसका आंसर कीजिए. वेरी गुड गाइज, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी जो कि क्या कहता है? 1 डे ऑफ जुलाई 1930. जुलाई 1930 के मतलब 1 जुलाई 1930 को आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एनफोर्स किया गया. तो बताइए गाइस इनेक्टमेंट कब हुआ था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का? अभी हमने बात की, इसका इनेक्टमेंट कब हुआ? 15 मार्च 1930. और एनफोर्स में कब आया? 1 डे ऑफ जुलाई 1930. क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंटेन. बताइए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 है उसके अंदर कितने सेक्शंस आते हैं? 68, 70, 66 या नन ऑफ द अबव. तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उसके अंदर कितने सेक्शंस आते हैं आपके? गुड गोइंग. इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आपके टोटल 66 सेक्शंस जो है उनको इंक्लूड किया गया है. क्लियर? कितने सेक्शन? 66 सेक्शन. ये गाइज अगर आप रिपीट करते रहोगे आपको ये सब चीज़ें लर्न हो जाएगी, क्योंकि वैसे क्या है कि ये जो यूनिट है यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इनडायरेक्ट भी आते हैं, तो हमें दोनों को ही लेकर चलना है. तो इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या थी? 15 मार्च 1930. एंड फोर्स में कब आया गया? 1 जुलाई 1930. और इसके अंदर टोटल कितने सेक्शन हैं? 66 सेक्शन इसमें इंक्लूड किए गए. क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज बेस्ड ऑन. ये बताइए, देखो क्या है, हमारे जितने भी एक्ट बने हुए हैं ना वो किसी ना किसी एक्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है.
तो अब आपको ये बताना है कि जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया गया वो किसके ऊपर बेस्ड था। तो बताइए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किसके ऊपर बेस्ड था। क्या ये इंग्लिश बिल ऑफ एक्सचेंज एक्ट 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1893 या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वेरी गुड, आंसर कर रहे हैं सब। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ये क्यों है, देखो हमारा जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया था, ठीक है, जिसके अंदर क्या बोला गया कि सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो आप कहाँ करोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में करोगे, ठीक है। लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आने से पहले भी तो कहीं ना कहीं इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता था ना। ऑब्वियसली अगर जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 नहीं आया था तो उससे पहले भी तो इनकी ट्रांजेक्शन्स को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जाता था, सेल्स एंड परचेज जो करते थे गुड्स उससे रिलेटेड। तो वो ट्रांजेक्शन्स आपकी कहाँ रिकॉर्ड की जाती थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 76 से लेकर 123 तक। कौन सा सेक्शन नंबर 76 से लेकर 123 तक के जो सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के, वो डील करते थे आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। क्लियर। लेकिन बाद में फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ गया तो इन सेक्शन को हटा दिया गया और उनको इंक्लूड कर दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। क्लियर हुआ गाइस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखिए, फ्यूचर गुड्स मीन्स goods to be manufactured or produced or acquired by the seller। तो बताना है आपको कि जो फ्यूचर गुड्स है उसका मतलब क्या है, गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड की जाएगी, प्रोड्यूस्ड की जाएगी और अक्वायर्ड की जाएगी सेलर के द्वारा। कब, फ्यूचर प्रेस्क्राइब टाइम में, या आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या नन ऑफ द अबव। तो गाइस जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए। ये गुड्स कब बनाई जाती है, फ्यूचर प्रेस्क्राइब टाइम में, कॉन्ट्रैक्ट के बाद, कॉन्ट्रैक्ट से पहले, या फिर नन ऑफ द अबव। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बता दिया जाए बी, ऑप्शन नंबर बी। बी क्या कहता है, आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो गाइस दो तरह की आपकी जो गुड्स है वो सारी मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन सी गुड्स होती है। इसका करेक्ट आंसर वैसे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कस्टमर हूँ, ठीक है, मैंने किसी प्रोड्यूसर को बोला कि मुझे जो है 50 अलग अलग ड्रेसेस चाहिए, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया मुझे 50 ड्रेसेस चाहिए, ठीक है, तो वो और मैंने अपना पूरा डिज़ाइन बता दिया कि 50 ड्रेसेस मेरी ऐसी ऐसी होनी चाहिए। तो अब जो प्रोड्यूसर है वो बनाएगा कब, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा कि आपको इस दिन इतनी इतनी ये ड्रेसेस मिल जाएगी, इतने प्राइस पर मिलेगी, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद में प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, बनाना स्टार्ट करता है, उसे बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। तो आप देखिए आगे, फ्यूचर गुड्स में ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 जो है एक्ट का, वो कहता है कि फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है, वो गुड्स जो कि या तो मैन्युफैक्चर्ड की जाएगी या प्रोड्यूस्ड या एक्वायर्ड की जाएगी सेलर के द्वारा एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स विल नेवर हैव द एक्चुअल सेल इन इट। देखो जिस टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना फ्यूचर गुड्स के लिए, वो कभी भी एक्चुअल सेल नहीं होती, वो कभी भी एक्चुअल सेल नहीं होती, वो हमेशा एक एग्रीमेंट टू सेल होती है। अब आप बोलोगे कि मैम ये एग्रीमेंट टू सेल और एक्चुअल सेल क्या है, ये अभी आपका अभी आगे क्वेश्चन आएगा, हम डिस्कस करेंगे।
देखो अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, मेरे वाला एग्जांपल दिया, अब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम पर प्रोड्यूसर ने वो गुड्स बनाई हुई नहीं थी, तो वो मुझे उसी टाइम पर सेल नहीं करेगा। वो कब करेगा? जब मैंने हमारी कोई एक डेट फिक्स हुई है कि आपको उस दिन ये गुड्स मिल जाएगी, उस इसीलिए इसको बोला गया कि ये एक्चुअल में सेल नहीं हुई है, ये आपकी एक फ्यूचर डेट पर आपको सेल की जाएगी। समझ में आया इतना? तो फ्यूचर गुड्स क्या होती है? वो गुड्स जो कि एक्वायर्ड की जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा, उसके बाद में उन गुड्स को बनाया जाएगा, बनाने के बाद में फिर जो फिक्स डेट है, फिक्स टाइम है, उस टाइम पर उसको क्या कर दिया जाएगा? सेल कर दिया जाएगा, डिलीवर कर दी जाएगी गुड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, यू हैव एन एप्पल ऑर्चर्ड विद एप्पल इन इट, यू एग्री टू सेल 1000 एप्पल टू अ बायर। आपके पास एक एप्पल का बास्केट है, उसके अंदर एप्पल है, आपने एग्री किया कि आप 1000 एप्पल जो है ना वो एक बायर को दे दोगे जब एप्पल राइप हो जाएंगे। मतलब आपके पास खेत था, खेत में आपने ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लिया कि जब मेरे एप्पल बन के तैयार हो जाएंगे ना, उस टाइम पर मैं तेरे को 1000 एप्पल दे दूंगा। अब बताओ, क्या उस टाइम पर वो गुड्स तैयार थी? नहीं। वो कब तैयार होगी? फ्यूचर में। तो उसे बोलते हैं ये एक सेल है जो कि फ्यूचर में होगी। बट द गुड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑलरेडी, लेकिन जो गुड्स जो मिलेगी वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली गई और एग्रीमेंट कर दिया गया। इसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर गुड्स का नाम देते हैं। क्लियर हुआ सबको कि फ्यूचर गुड्स क्या होती है? क्लियर गाइस? किसी को कोई डाउट फ्यूचर गुड्स के बारे में? तो फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस की जाएगी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाएगा तब। ओके, सो प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? द एजेंट हैविंग इन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods is called। आपने बताना है एक एजेंट जो कि क्या है, किसी कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान वो जो एजेंट है उसकी अथॉरिटी या तो वो गुड्स को सेल करेगा या वो गुड्स को कंसाइन कर सकता है। किस पर्पज से? सेल करने के पर्पज से, ठीक है। या फिर क्या करेगा? बाय कर सकता है गुड्स को, और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, या फिर गुड्स की सिक्योरिटी से वो पैसा अर्न कर सकता है, मनी रेज कर सकता है। तो जो ये सारे काम करता है उस एजेंट को क्या नाम दिया जाएगा? क्या वो एजेंट होगा? क्या वो मर्केंटाइल एजेंट होगा? क्या वो पार्टनर होगा? या फिर नन ऑफ द अबव? तो बताइए गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या कहता है? मर्केंटाइल एजेंट। अब मर्केंटाइल एजेंट क्या है देखिए। मर्केंटाइल एजेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 जो है वो आपका मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बताता है। मर्केंटाइल एजेंट क्या है? ये मर्केंटाइल एजेंट इज समवन हु हैज अथॉरिटी इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ के दौरान या तो वो सेल कर सकता है या वो गुड्स को कंसाइन कर सकता है। किसके बिहाफ पर? किसी भी एक पार्टी के या दोनों पार्टीज के बिहाफ पर। कहने का मतलब क्या है कि मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन दी गई है आपके सेक्शन 2 क्लॉज 9 के अंदर कि ये एक ऐसा एजेंट होता है जो कि किसी भी एक पार्टी या दोनों पार्टी की तरफ से क्या करती है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो बिजनेस कर सकते हैं, या तो सेल कर सकता है, गुड्स को कंसाइन कर सकता है, या फिर साथ में वो क्या कर सकता है? परचेज भी कर सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? ऑक्शनरीज, ब्रोकर, फैक्टर्स एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जांपल है। ब्रोकर्स कौन होते हैं? जो दिवाली जो वो होते हैं, सॉरी दलाल, हाँ दलाल बोलते हैं जिसको, जो कि क्या करते हैं जब हम प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं तो वो बीच का मीडिएटर बनते हैं। पार्टीज़ को आपस में क्या है क्लोज लाने में, वो सेल भी करते हैं, कंसाइन भी कर सकते हैं। ऑक्शनरीज होती है, फैक्टर्स होते हैं, तो ये सारे आपके इसके अंदर आते हैं। फैक्टर्स कौन होते हैं गाइस? फैक्टर उस पर्सन को कहा जाता है जिसको कि अपॉइंट किया जाता है मनी को। मान लीजिए आपने किसी को क्या है क्रेडिट में गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है,
अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार उस कस्टमर को बोलो कि हमारे पैसे रिटर्न करो। तो इस टाइम पर जो आपका फैक्टर आप एक अपॉइंट कर लेते हो, और वो फैक्टर क्या करता है, उसका काम होता है कि वो आपके जो कस्टमर है उनसे आपको पेमेंट ला कर देगा। तो उसे बोलते हैं फैक्टर। जो उस पर्सन को, उस मिडलमैन को बोला जाता है फैक्टर। इतना क्लियर हुआ गाइज? चलें आगे। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइज आपके सामने, द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड आर कॉल्ड। वो गुड्स जो कि आइडेंटिफाइड की जाती है और एग्री की जाती है जिस टाइम पर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो सेल का, उसी टाइम पर, तो उसे क्या बोलेंगे? क्या वो ऑर्डिनरी गुड्स होगी, क्या वो स्पेसिफाइड गुड्स होगी, या शेड्यूल्ड गुड्स होगी, या नन ऑफ द अबव? तो बताइए गाइज, एक ऐसी गुड जो कि आइडेंटिफाइड या एग्री की गई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पर ही, जिस टाइम पर, जैसे कि मैंने आपको पहले जो एग्जांपल दिया, अब मैंने आपको आपके कोई भी शॉप है, मैं गई आपके पास, मैंने आपको बोला मुझे 20 आइटम दे दीजिए इस ड्रेस की या इस प्रोडक्ट की, ठीक है, वो आपको उसी टाइम दे देता है। तो उस टाइम पर अगर आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी गुड्स कहेंगे, स्पेसिफाइड गुड्स कहेंगे, शेड्यूल्ड, या नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर बताइए गाइस, क्या होगा? जल्दी जल्दी सब इसका आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्यों होगा? अब देखिए, अब मान लीजिए आप शॉप पर गए हो, ठीक है, आपने शॉप पर जाकर आपने डायरेक्ट क्या बोला, आपको एक शॉपकीपर बोलेगा कि बताइए मैम आपको क्या चाहिए, या बताइए सर आपको क्या चाहिए। आप उसी टाइम स्पेसिफिक बता देते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और जिस टाइम पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, मतलब कि आप उसको बोलोगे मुझे इतना आइटम चाहिए, वो आपको प्राइस बोलेगा, आप एग्री करोगे, दैट इज़ योर कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब गुड्स को आइडेंटिफाइड भी किया और एग्री भी उसी टाइम पर किया जिस टाइम पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है, देखिए, आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसका सेक्शन 2 क्लॉज 14, कौन सा? सेक्शन 2 क्लॉज 14 क्या बोलता है? ये वो गुड्स होती है जो कि आइडेंटिफाइड की जाती है और एग्री की जाती है जिस टाइम पर आपका सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसी टाइम पर। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप जो है क्या चाहते हो, अपना मोबाइल फ़ोन सेल करना चाहते हो ऑनलाइन, ठीक है, आप अपना मोबाइल ऑनलाइन सेल करना चाहते हो। आपने क्या किया, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, उसकी पिक्चर और उसकी इन्फॉर्मेशन डाल के। हम लोग करते हैं ना, कितनी सारी वेबसाइट है आपकी, OLX है, वहाँ पर क्या किया जाता है, आप अपना पुराना जो प्रोडक्ट है उसको डाल देते हो, साथ में उसकी क्या पिक्चर डालते हो और साथ में उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल देते हो कि इसका ये मॉडल है और ये इतने प्राइस का मैं सेल करना चाहता हूँ, ये सब आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर सब डालते हो। अब बायर जो है वो क्या कहता है, बायर एग्री होता है टू द सेल एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। बायर तैयार हो जाता है सेल के लिए और उसी टाइम पर आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जो मोबाइल है वो इस केस में क्या है, वो एक स्पेसिफिक गुड्स है ना, एक स्पेसिफिक थिंग को सेल किया जा रहा है। वहाँ पर बोला कि आपके मोबाइल जो है वो बेचना है। अब अगर आप मान लीजिए वॉशिंग मशीन बेचना चाहते हो तो वॉशिंग मशीन आपकी क्या है, एक स्पेसिफिक गुड्स है, मतलब आपने उसको एक स्पेसिफाई कर दिया कि ये गुड्स सेल हो रही है। क्लियर हुआ आप सबको कि स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है, एक ऐसी गुड्स जो कि आपने स्पेसिफाई कर दी कि ये गुड्स है। अब ऑर्डिनरी गुड्स का यहाँ दे रखा है, ऑर्डिनरी गुड्स क्या होती है, ऑर्डिनरी गुड्स का मतलब क्या है गाइस, देखो, मान लो मैं शॉप पर जाकर मैं डायरेक्ट ये बोलती हूँ कि मुझे आप टूथपेस्ट दे दीजिए, ठीक है, मैंने क्या बोला, मुझे टूथपेस्ट दे दीजिए। अब है तो वो स्पेसिफिक गुड्स भी कह सकते हो आप। और एक मैं ये बोलूँ कि मुझे एक कोलगेट का टूथपेस्ट दे दीजिए, मतलब मैंने एक क्या किया, एक स्पेसिफाई कर दिया।
और ऑर्डिनरी में क्या है, आप और आपकी सारी ऑर्डिनरी गुड्स आ जाती है जिसके अंदर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते जिस टाइम पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आप मुझे ये कहते हो कोई भी मुझे गुड्स दे देना, मतलब आपने बोला मुझे कोई भी बेच देना, कोई बात नहीं, तो वो क्या है, फिर वो आपका क्या है, स्पेसिफिक गुड्स नहीं होगी। क्लियर हुआ? और शेड्यूल्ड ये कोई ऐसी गुड्स नहीं होती। तो आपको क्लियर हुआ गाइज ये क्या है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, आपको जो भी डाउट है मैं आपकी क्लियर करूँगी। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Section 31 of the Sale of Goods Act deal with duty of seller। बताना है अब आपको कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसका सेक्शन नंबर 31 जो है वो डील करता है ड्यूटी ऑफ द सेलर, सेलर की जो ड्यूटी है उससे। तो बताओ क्या ड्यूटी होती है यहाँ पर सेलर की सेक्शन 31 में? गुड्स को शो करना, गुड्स को डिलीवर करना, गुड्स को चेंज करना, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको बताना है कि वो किससे डील करता है। तो बताइए गाइस जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सब आंसर कर रहे हैं, जल्दी से इसका रिप्लाई कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ड्यूटी क्या होती है सेलर की? गुड्स को डिलीवर करना। किसकी? गुड्स को डिलीवर करना। देखिए क्या है ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर, इसके रिलेटेड जो आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 31 है, ये क्या बोलता है? ये सेलर की ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, गुड्स को डिलीवर करे। सेलर की क्या ड्यूटी होती है कि वो गुड्स पहुंचाए अपने कस्टमर तक। और कस्टमर की क्या ड्यूटी है या बायर की क्या ड्यूटी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे और उसके लिए पेमेंट करे। क्या ड्यूटी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे और उसके लिए पेमेंट करे। क्लियर हुआ? तो इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जो भी टर्म्स होती है उसके लिए क्या है कि एक सेलर तो क्या करेगा, डिलीवर करेगा, और बायर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा उसकी पेमेंट करने के लिए। क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? चलेगा इस नेक्स्ट पर। yes, so next question on your screen. Where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right। बताइए जहाँ पर एक अनपेड सेलर, सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ एक अनपेड सेलर क्या होता है। एक अनपेड सेलर वो सेलर होता है जिसको अभी तक या तो पूरी की पूरी अमाउंट या फिर पार्टली अमाउंट, पार्टली का मतलब चाहे थोड़ा सा भी पैसा, मतलब मान लीजिए मैंने किसी भी सेलर से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, मैंने उसके अगर अभी तक पैसे नहीं दिए, मैंने अभी तक उसको पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब वो सेलर क्या है, अनपेड सेलर है, उसको अभी तक पेमेंट नहीं की गई। और या फिर हो सकता है मैंने 500 का प्रोडक्ट खरीदा और मैंने अभी उसको 480 रुपये पे कर दिए, मैंने 20 रुपये पे नहीं किए, वो भी अनपेड सेलर कहलाएगा अगर मैं उसे ये ना बोलूँ कि हमारी फाइनल सेटलमेंट हो गई। अगर मैं 500 रुपये का प्रोडक्ट था, 400 रुपये देकर अगर मैं ये बोलती हूँ कि चलो अब अपने फाइनल सेटलमेंट हो गई, मेरे पास और नहीं है, मतलब इतने में हमारा काम ख़त्म हो गया, इतने में ही मैं मतलब पेमेंट कर दी मैंने, अब इससे ज़्यादा मैं पेमेंट नहीं करूँगी, अगर फाइनल सेटलमेंट वर्ड बोल देती हूँ, फिर तो वो सेलर क्या कहलाएगा, वो अनपेड सेलर की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने उसे ये नहीं बोला कि फाइनल सेटलमेंट हुई या उसने मुझे नहीं बोला कि फाइनल सेटलमेंट हुई, तो चाहे आपका 1 रुपये भी बाकी हो, चाहे आपके 10 रुपये भी बाकी हो, वो सेलर अनपेड सेलर ही कहलाएगा। क्लियर हुआ गाइस? अनपेड सेलर है क्या? तो बताइए जहाँ पर एक अनपेड सेलर हैज़ मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, वो अगर गुड्स की पार्ट डिलीवरी करता है, पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या है, हाफ डिलीवरी करता है, अभी पूरी गुड्स उसने नहीं दी है बायर को, उसने आधी गुड्स ही दी है, ही में एक्सरसाइज हिज राइट, तो उसके पास क्या राइट आ जाते हैं, उसके पास किस किस
तरह के राइट होते हैं? रिटर्न ऑन द रिमाइंडर, जो बची हुई है वो रिटर्न कर ले। ऑफ लीन ऑफ द रिमाइंडर, जो बची हुई है उनको अपने कब्जे में कर ले। सेल टू एनी अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन को सेल कर दे, या नन ऑफ द अबव, या उसके पास इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए गाइस अब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि अगर अनपेड सेलर उसकी वो गुड्स की आधी डिलीवरी कर देता है तो उसके पास क्या राइट्स आ जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा देखिए, अभी मैं समझाती हूँ। मैंने आपको अनपेड सेलर तो बता दिया क्या होता है, कि जिसको कि पूरे प्राइस नहीं मिले होते गुड्स के, जो कि उसने बेच दिए। अब एक एग्जांपल लो, मैं अगर सेलर हूँ, ठीक है, मुझे आप लोग किसी भी बायर ने मुझे पैसे ही नहीं दिए, मैंने क्या किया, उसको आधी गुड्स तो दे दी थी, आधी गुड्स अभी मेरे पास पड़ी है वो जो कि मैंने उसको डिलीवर करनी थी, लेकिन वो है कि पैसे ही नहीं दे रहा। वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे रहा। तो अब मैं क्या करूँगी? अब पहला ऑप्शन क्या था आपका, देखना, रिटर्न ऑन द रिमाइंडर, कि जो बची हुई गुड्स के पैसे जो मेरे पास आए हुए हैं वो मैं उसको वापस कर दूंगी। क्या मैं इतनी पागल दिखती हूँ कि मैं उसको बची हुई जो गुड्स है वो वापस कर दूँ? क्यों वापस कर दूँ भाई? उसने पैसे नहीं दिए एक तो मेरे, ऊपर से मैंने जो पैसे मतलब जो भी बची हुई जो गुड्स है, तो ये पैसे नहीं, यहाँ पर जो बची हुई जो गुड्स है मैं वो उसको और दे दूँ? जब पहले आधे पैसे डूब रहे हैं, मैं मेरे सारे क्यों डुबाऊंगी? इतनी पागल तो नहीं हो सकता कोई भी सेलर। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? ऑफ लीन ऑन द रिमाइंडर। ऑफ लीन का मतलब क्या होता है गाइस? जो गुड्स बची हुई है ना उसको आप अपने कब्जे में ले लो। यस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, कि मतलब अब आधी के उसके पैसे नहीं दे रहा, चलो दे देगा जब भी, जो बाकी आधी है कम से कम उसको तो सेव कर लो, वो उसको डिलीवर ही मत करो, वो आप अपने कब्जे में रख लो वो गुड्स, ठीक है। उसके बाद में सेल टू एनी अदर पर्सन, नो, आप अदर पर्सन को कैसे सेल कर सकते हो? वो तो बची हुई तो चलो कर दोगे, लेकिन पहले आप अपने कब्जे में लोगे तभी तो करोगे ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि एक अनपेड सेलर के पास राइट क्या क्या होते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि एक अनपेड सेलर है उसके पास क्या क्या राइट है। फर्स्ट वन गाइज आता है उसके पास राइट ऑफ लीन। लीन का राइट होता है। लीन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स को वो अपने कब्जे में ले सकता है फॉर द प्राइस, उस प्राइस के लिए, वाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ दैम। मतलब उसने क्या बोला कि जो गुड्स उसने बायर को देनी थी अभी तक नहीं दी है, वो क्या कर सकता है, उन गुड्स को वापस अपने कब्जे में लेकर अपने पास रख सकता है, उसके पास राइट है। नेक्स्ट क्या कहता है? राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, कि उसके पास राइट है कि वो गुड्स को क्या कर सकता है, रास्ते में ही रोक सकता है। अब देख लो, मान लीजिए आपने जो है गुड्स डिलीवर करने के लिए भेज दी, मतलब रास्ते में है वो, अभी आपने उसको भिजवा दिया, आपका ट्रांसपोर्ट से उसको ले जाया जा रहा है गुड्स को। अब रास्ते में आपको पता चलता है कि बायर कहता है मेरे पास तो कुछ भी पैसे वैसे नहीं है देने को। अब रास्ते में आपको पता चल गया गुड्स रास्ते में है और आपको पता चल गया कि उसके पास तो पैसे देने को है नहीं, तो आपके पास राइट बनता है, एक सेलर के पास राइट बनता है कि वो क्या करे, उसको क्या कर ले, रास्ते में ही रुकवा ले भाई गुड्स को। अभी पहुंची तो नहीं ना उसके पास, तो उसके पास नहीं पहुंची तो उसको रास्ते में रोक लो। तो वो क्या करेगा, गुड्स को रास्ते में रोक लेगा आफ्टर ही हैज़ पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स। फिर चाहे उसने गुड्स का पोजीशन दे ही दिया हो उसको, मतलब उसने सारी की सारी गुड्स का पोजीशन दे दिया हो, लेकिन उसके पास राइट है कि वो रास्ते में रोक सकता है। इन केस द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, किस केस में, अगर उसको लगता है कि जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास पे करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, रास्ते में ही गुड्स को रोक सकता है। नेक्स्ट क्या आता है गाइस? राइट टू रीसेल द गुड्स। उसके पास क्या है, राइट है कि वो गुड्स को दोबारा बेच सकता है। दोबारा कैसे बेच सकता है? उसके पास क्या राइट है, दोबारा से बेचने का। दोबारा से क्यों? क्योंकि अब गुड्स जो है उसने अपने कब्जे में ले ली। अब अगर उसे पता है कि जो पहले वाला बायर है वो नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, उसको दोबारा से बेच देगा किसी और को। लेकिन वो किस केस में होता है, अगर आपकी गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर की होती है। पेरिशेबल पता है ना गाइस क्या है? एक वो गुड्स जो कि जल्दी ख़राब होने वाली है।
अब पता है अगर गुड्स ना बेचेगा तो खराब हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा, इससे अच्छा किसी और को बेच दो। तो सब्जेक्ट टू द गुड्स बीइंग ऑफ पेरिशेबल नेचर, अगर गुड्स आपकी पेरिशेबल नेचर की है और द अनपेड सेलर एक्सरसाइज इट्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और जो अनपेड सेलर है वो क्या करता है, उसने अपना राइट ऑफ लीन ले लिया, मतलब उसने अपनी गुड्स को, देखो रीसेल वो कब करेगा, जब अनपेड सेलर ने सबसे पहले गुड्स को अपने क्या कर लिया हो, कब्जे में ले लिया हो। जब गुड्स उसके पास होगी तो ही तो वो रीसेल करेगा, या फिर उसने रास्ते में रुकवा ली हो गुड्स को, तो उसके पास गुड्स आ गई, फिर उसके पास राइट होता है कि वो उसको दोबारा से रीसेल कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि अनपेड सेलर के पास क्या राइट है कि वो गुड्स को, बची हुई गुड्स को कब्जे में ले सकता है। क्लियर हुआ सबको इसका? क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, an unpaid seller of the goods who is in possession of them is entitled to retain possession, that is exercise a right of lien over the goods in the following case। बताइए, अब हमने जो ये बात की ना अनपेड सेलर वाली, कि जिसके पास गुड्स है तो उसके पास राइट होता है कि वो गुड्स को अपने कब्जे में ले सकता है, लेकिन किन किन केसेस में, आपको केस बताने हैं। तो बताइए, पहला क्या केस कहता है, जहां पर गुड्स जो है वो आपने सोल्ड कर दी विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, या फिर वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, या वेयर द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। अभी अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है गाइस, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि क्या गुड्स अगर आपने सोल्ड कर दी बिना किसी क्रेडिट के, या गुड्स आपने क्या कर दी, क्रेडिट पे बेच दी और आपका जो क्रेडिट का टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया, तो उस टाइम पर आप अपने कब्जे में ले सकते हो, या फिर जिस केस में आपका बायर इंसॉल्वेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर सबका सही होना चाहिए, क्योंकि ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि इसका क्या होगा। तो बताइए गाइज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियसली गाइज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। जब आपका बायर इंसॉल्वेंट होता है तो उस केस में क्या है कि एक अनपेड सेलर के पास राइट हो जाता है कि वो क्या कर सकता है, गुड्स को लीन कर सकता है, अपने कब्जे में रख सकता है। चले गाइज आगे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। When the buyer would under the contract be bound to take delivery of goods, that state is called। जब बायर जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बाउंड हो जाता है गुड्स की डिलीवरी करने के लिए, मतलब कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, जब बायर जो है वो उसे ये है कि अब उसे गुड्स को डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, उस स्टेट को आप क्या बोलोगे, डिलीवरेबल स्टेट बोलोगे, एसेंशियल स्टेट बोलोगे, अनडिलीवरेबल स्टेट बोलोगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, यस सब आंसर कर रहे हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिलीवरेबल स्टेट। अब डिलीवरेबल स्टेट कैसे, देखिए, वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर कोई अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स की सेल करने के लिए, इन अ डिलीवरेबल स्टेट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। देखो गाइस, क्या है क्वेश्चन, देखो आप क्या बोल रहे हैं कि जब बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर वो बाउंड हो जाता है कि अब जो है गुड्स की डिलीवरी होगी, मतलब गुड्स अब उसके पास पहुंचेगी ही सही, मतलब अब तो गुड्स पहुंचने वाली है, तो उस स्टेट को ऑब्वियसली हम डिलीवरेबल स्टेट बोलेंगे ना, क्योंकि अब अभी तक गुड्स जो है वो डिलीवर हुई नहीं है, बट अब जो है उसके पास होने वाली है, तो वो उसकी आप कौन सी स्टेट हो जाएगी, वो डिलीवरेबल स्टेट हो जाएगी। और यहाँ पर यही चीज़ ये बोलता है कि अगर कोई भी अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जहाँ पर कोई भी टाइम मेंशन ना हो कि किस टाइम पर पेमेंट करनी है, प्राइस क्या है, या टाइम ऑफ डिलीवरी मेंशन नहीं है कि गुड्स की डिलीवरी किस टाइम पर होगी, और बहुत तो वो क्या होगी आपकी पोस्टपोन भी हो सकती है।
समझ में आया इतना? यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि जब गुड्स आपकी डिलीवरेबल स्टेट में होगी तो जो प्रॉपर्टी होगी आपकी गुड्स के अंदर वो क्या होगी, पास की जाएगी जो बायर के पास, जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसी टाइम पर। अगर ये बोल रहे हैं हम कि आपकी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, डिलीवरेबल स्टेट मतलब आपकी गुड्स फुल फ्लैश तैयार हो रखी है, आपकी वो बस डिलीवर करने के लिए रेडी है। कहते हैं ना कई बार कि मान लीजिए आप कुछ चीज़ ऑर्डर करते हो, आपकी गुड्स आती नहीं है, ठीक है, तो कई बार कस्टमर केयर के पास आप जो है अमेज़ोन वालों से, फ्लिपकार्ट वालों से पूछते हो कि हमारी गुड्स अभी आई नहीं, तो वो क्या कहते हैं कि आपकी गुड्स मैम रेडी है डिलीवर होने के लिए, सब कुछ हमने उसका मतलब पैक कर रखा है, बस वो अभी डिलीवर हो जाएगी आपकी 1 या 2 दिन में, किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं हो पाए, तो इसका मतलब आपकी जो गुड्स है वो तैयार है ना, तो उसको बोलते हैं गुड्स आपकी डिलीवरेबल स्टेट में है। ओके, और ये फिर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने टाइम जो पेमेंट है, प्राइस है, या डिलीवरी का टाइम जो है, या वो चीज़ पोस्टपोन हुई है या क्या हुआ है। फिर बस अगर आपकी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो इसका मतलब आपकी गुड्स तो तैयार है, फिर किस वजह से देरी हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा गाइज आपकी स्क्रीन पर। A contract whereby the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price is called, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर सेलर जो है वो क्या करता है, या तो ट्रांसफ़र कर देता है या फिर वो एग्री हो जाता है कि वो ट्रांसफ़र करेगा किसको, प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर, बायर को एक स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या वो सेल होगी, या वो एग्रीमेंट टू सेल होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगी, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से सब इसका आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मुझे पता था सब या तो सेल बोलेंगे या एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, बट ये क्या होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। क्यों, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गाइस क्या आता है, आपका पूरा सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें आपकी सेल भी आएगी, उसमें आपकी एग्रीमेंट टू सेल भी आएगी। अब आप पूछोगे मैम ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है। देखो सेल का मतलब क्या है कि जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी टाइम पर आपने गुड्स की ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ देखिए जब ऑनरशिप जो है गुड्स की ट्रांसफ़र कर दी उसी टाइम पर, जिस टाइम पर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने जो है आज कुछ भी सामान ऑर्डर किया, या मतलब मैं कुछ भी शॉप पर लेने जाती हूँ, उसी टाइम शॉप वाले ने मुझे दे दिया वो सामान, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट आपकी सेल है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, जब आपका सेल से रिलेटेड एग्रीमेंट बनता है, उस गुड्स जो है वो उसी टाइम पर ट्रांसफ़र नहीं की जाती, मतलब जब ट्रांसफ़र जो है ऑनरशिप जो है गुड्स की वो फ्यूचर टाइम पर होती है, लेकिन आपका उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है आज ही। जैसे कि मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मुझे 50 ड्रेसेस चाहिए आफ्टर अ वीक, तो ये क्या है, ये आपका एग्रीमेंट टू सेल है कि 50 जो ड्रेसेस है वो क्या होगी, वो मुझे बाद में मिलेगी, अभी वो मुझे नहीं मिलेगी, उसको हम फ्यूचर गुड्स भी बोलते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या होगा, आपका एग्रीमेंट टू सेल होगा। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें ये दोनों चीज़ें ही आती है। तो यहाँ पर यही बात तो बोली है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहाँ पर सेलर ट्रांसफ़र करता है और एग्री भी करता है कि वो ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी को प्राइस के ऊपर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे। क्लियर हुआ सबको, किसी को कोई भी डाउट इसमें? चले गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा, सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है गुड्स में, इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, वो आपका फ्यूचर टाइम में होगा और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन,
कुछ कंडीशन से रिगार्डिंग देयर आफ्टर टू बी फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया जाएगा तो उसे बताइए क्या कहते हैं। इज इट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल, सेल या नन ऑफ द अबव। बताओ, अभी अभी मैं इसको बता के हटी हूँ, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, जिस टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है गुड्स के अंदर, जो कि आपकी फ्यूचर टाइम पर होगी, उसे हम क्या बोलेंगे। आंसर कीजिए गाइस जल्दी से, इसका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इज इट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल, सेल या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर हुआ। एग्रीमेंट टू सेल क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पीछे पढ़ा था कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, जब आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्यूचर टाइम में, दैट इज कॉल्ड योर एग्रीमेंट टू सेल। आई होप इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर गाइज। एग्रीमेंट टू सेल, because agreement to sale states that when the contract is done at a future time, or you can say that the possession of the goods is transferred at the future date, that's why it is called the agreement to sale. Guys, कुछ एक बच्चों का मेरे पास अभी कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि उन्हें हिंदी नहीं आती, that's why मैं अभी ट्राई करूँगी कि मैं साथ में हिंदी में भी बताऊँ, साथ में इंग्लिश में भी बताऊँ, okay, so that it is beneficial for both Hindi students and English students. So, may we proceed to the next question? So, here is your next question. In a contract of sale, there must be two parties. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब होता है तो वहाँ पर दो पार्टीज होनी चाहिए, राइट। द बायर एंड द सेलर मस्ट बी डिफरेंट पर्सन। बायर और सेलर जो है वो अलग अलग पर्सन होने चाहिए। दिस असेंशियल ऑफ सेल इज कॉल्ड, ये जो असेंशियल एलिमेंट है सेल का, उसको हम क्या बोलेंगे। क्या ये मनी कंसिडरेशन होगा, या ऑफर होगा, या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, या नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब भी दो पार्टीज की बात आती है तो क्या होता है। मैम आपने तो हिंट ही दे दिया। यस, इट इज कॉल्ड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट किस लिए, बिकॉज जब भी हम दो पार्टीज की बात करते हैं, अगर दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे बायलैटरल। और जो मनी कंसिडरेशन है वो क्या होती है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसके लिए एक एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि उस एक अगर कोई पर्सन कोई अपनी गुड्स दे रहा है तो बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन उसको मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मनी कंसिडरेशन, ठीक है। और ऑफर क्या होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जब आपको एक्सेप्टेंस भी मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आपके एग्रीमेंट के साथ, दैट इज योर ऑफर। वो अभी हम आगे करेंगे। इतना क्लियर हुआ गाइस, चलें आगे। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Ashkar exchanged his old car with the new car of Shadiq and gave the difference in cash. This is a, बताइए, अशकर जो है वो अपनी ओल्ड कार जो है उसको एक्सचेंज कर लेता है शादिक की न्यू कार से, तो जो डिफरेंस जो भी है उसका मतलब कुछ भी अगर कम ज़्यादा रह जाता है वो कैश में पे कर देता है। तो क्या आप इसे बार्टर बोलेंगे, सेल बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। सो बताइए गाइस ये क्या होगा, जल्दी जल्दी सब इसका आंसर कीजिए। यस, इट इज कॉल्ड सेल ओनली। वाई सेल ओनली। देखिए बार्टर क्या कहता है, बार्टर सिस्टम क्या बोलता है कि जब कोमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है कोमोडिटी के साथ, व्हेन वन कोमोडिटी इज एक्सचेंज्ड विद अनदर कोमोडिटी, फॉर एग्जांपल सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने कहा कि मुझे 1 किलो राइस चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट 1 kg राइस, और मिस्टर बी कहता है आई वॉन्ट 1 kg स्पाइसेस। मतलब मिस्टर ए को तो 1 किलो दाल चाहिए, उसको 1 किलो मसाले चाहिए।
तो अब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये कहता है ठीक है मैं 1 किलो मसाले आपको दूंगा, आप मुझे 1 किलो चावल दे दो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जब कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज कर दिया। फिर आती है आपकी सेल। सेल क्या कहती है गाइस, जब आप ओल्ड कार को न्यू कार से एक्सचेंज किया इसमें और कैश में पेमेंट कर दी। और ये किस टाइम पर हो रही है, मैंने आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल बताया ना दोनों, कि अगर पोजीशन या अगर ओनरशिप उसी सेम टाइम पर ट्रांसफ़र की जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जबकि अगर ओनरशिप या पोजीशन जो है फ्यूचर डेट पर ट्रांसफ़र किया जाएगा उसे हम एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। क्लियर हुआ गाइस सबको कि ये इसका करेक्ट आंसर ये जो बी है सेल क्यों आया। क्लियर टू एवरीवन। चलें आगे। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो गाइस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्रीमेंट टू सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन नेचर विच कैन बी कॉल्ड। एक एग्रीमेंट टू सेल जो अभी हमने पढ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, या क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो बताइए गाइस अब ये क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि एग्रीमेंट टू सेल आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इज इट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इज इट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एग्जीक्यूटरी। क्यों, देखो क्या होता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल हमने ये दोनों चीज़ें की। सेल जो है गाइस वो आपका आता है एग्जीक्यूटेड के अंदर और एग्रीमेंट टू सेल आपका एग्जीक्यूटरी में आएगा। क्यों, देखो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि परफॉर्म कर चुकी सारी की सारी पार्टीज, मतलब सब पार्टी अपनी अपना ये काम कर चुकी, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने अपना अपना वर्क डन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ए ने अगर एक टीवी सेट बाय किया बी से 20,000 रुपये में, ए जो है वो प्राइस पे करता है और बी क्या करता है, डिलीवर कर देता है टीवी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। लेकिन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर दोनों की दोनों पार्टीज जो है वो क्या है, अभी भी लाइबल है, उनका अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं, वो अभी अभी उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। तो फॉर एग्जांपल ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सेल करेगा और डिलीवर करेगा टीवी किसको, बी को 20,000 रुपये में, टू बी पेड इन 3 वीक, जो कि 3 हफ्ते में पे करेगा वो। मतलब ए ने बोला कि मैं तेरे को टीवी सेल कर दूंगा और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको पेमेंट 3 हफ्तों में करूंगा। अब ए ने तो डिलीवर कर दिया टीवी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, अभी भी एग्जीक्यूटरी किसकी तरफ से है, बी की तरफ से। ए ने तो कंप्लीट कर दिया, ए ने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन बी का अभी भी क्या है, उसने अभी तक पेमेंट नहीं की, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। इसीलिए सेल आपकी आती है एग्जीक्यूटेड के अंदर और जो आपका एग्रीमेंट टू सेल है वो आता है आपका एग्जीक्यूटरी में। क्लियर हुआ सबको, क्लियर टू ऑल गाइस। कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। तो चलिए हम अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के हमारे क्वेश्चंस इतने ही। आई होप गाइस आप सबको जो है अच्छे लगे होंगे। किसी को कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में और आपको समझ में आए होंगे। और गाइस अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देकर जाया करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि मैम कैसी लगी क्लास आपकी। और साथ में कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो गाइस मोस्ट वेलकम, आप अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ओके, तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।